So we are starting today questions and discussing biodiversity chapter. Okay. Biodiversity chapter में सबसे पहले what is who popularized the word biodiversity? Huh? Term biodiversity. What is mean by this? And who popularized the word biodiversity? Biodiversity जो word है, this word is popularized by Edward Wilson. Edward Wilson. And what is biodiversity? Biodiversity is variety of all living organisms. Variety of all living organism present on earth. जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, इन सब को टोटल बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. And there are three types of biodiversity. First one is genetic biodiversity. Species diversity and ecological diversity. Diversity means variety of all the living organisms. Okay, whether varieties, all the varieties are present since from the origin of earth? No. All the varieties, different types of species are formed after evolution, after changes. And there are three types of biodiversity. Three types. कौन कौन से डाइवर्सिटी है? Genetic diversity. What is meant by genetic diversity? Genetic diversity means varieties within a species. Varieties within a species. एक स्पीशीज के अंदर जितने टाइप्स हैं टोटल, ऑल द टाइप्स ऑफ स्पीशीज, वैरायटीज विद इन ए स्पीशीज. एक स्पीशीज के अंदर कितने टाइप हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी. से फॉर एग्जांपल, मैंगो इज हैविंग 1000 वैरायटीज. मैंगो में कितने वैरायटीज हैं? 1000 वैरायटीज हैं. राइस में कितने वैरायटीज हैं? 50,000 वैरायटीज हैं, टाइप्स. और जेनेटिक स्ट्रेन्स कितने हैं? 2 लाख हैं. ओके, राइस में 2 लाख जेनेटिक स्ट्रेन्स हैं, 50,000 टाइप्स हैं राइस के. जस्ट इंडिया में 50,000 टाइप के राइस हैं. मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर इतना टाइप्स को क्या बोल रहे हैं हम? जेनेटिक डाइवर्सिटी. 1000 varieties of mango, 50,000 varieties of rice. एंड एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया है आपके बुक में. व्हाट इज दैट मेडिसिनल प्लांट? रॉल्फिया ओमिटोरिया. Rolfia omitoria is a medicinal plant, and this plant is having a medicine. This plant is having a medicine called रसरपाइन. ये प्लांट के अंदर एक मेडिसिन है रसरपाइन. But the concentration of रसरपाइन is not same in all the Rolfia omitoria plant. Some Rolfia omitoria plant have more रसरपाइन concentration, some have less रसरपाइन concentration. इसको बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी विद इन ए स्पीशीज. बेस्ट एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, ह्यूमंस हैं. अब ह्यूमन में देखो, सारे ह्यूमन एक ही स्पीशीज है, बट विद इन ह्यूमंस आल्सो वी विल फाइंड सो मेनी वेरिएशन. मिलते हैं ना. आई कलर अलग अलग है सबका, हाइट अलग, स्किन कलर अलग. तो ये क्या हो रहा है? व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन? जेनेटिक डाइवर्सिटी. व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी विद इन ए स्पीशीज. Name the type of diversity present in Rolfia omitoria. Name the type of diversity present in Rolfia omitoria. बोले तो क्या बोलेंगे आप? Genetic diversity. Now second level of diversity
सेकेंड लेवल डाइवर्सिटी आपको कहां मिलेगी? स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? Species diversity means variety of all the different types of species present in a given area. All types of species in a given area. एम्फीबियन स्पीशीज, अगर हम एम्फीबियन के स्पीशीज गिनेंगे, काउंट करेंगे, एम्फीबियन स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में अगर एम्फीबियन स्पीशीज गिनेंगे, so it will be larger in number compared to amphibian species in eastern घाट्स। समझ नहीं आया? वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा एम्फीबियन स्पीशीज हैं कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? स्पीशीज डाइवर्सिटी। एम्फीबिया इज ए ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट, राइट? एंड विद इन एम्फीबिया वी गेट सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज। फ्रॉग है, टोड है, इक्थियोफिस है, हाइला बोल के ट्री फ्रॉग है, सैलामेंडर है। सो बहुत सारे टाइप के एम्फीबियंस हैं। अगर वेस्टर्न घाट्स में टोटल एम्फीबियन स्पीशीज काउंट कर रहे हैं हम, और ईस्टर्न घाट्स में काउंट कर रहे हैं एम्फीबियंस, तो ज्यादा आपको एम्फीबियन स्पीशीज मिलेंगे। स्टेटमेंट के लिए रेडी रहना है। वेस्टर्न घाट्स आर हैविंग मोर एम्फीबियन स्पीशीज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। थर्ड टाइप ऑफ डाइवर्सिटी जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होगी? Ecological diversity means variety of all the different types of habitats. Variety of all the different types of habitats present in a given area. All different habitats. Different type के जो habitats हैं in a given area, we call it ecological diversity. Say for example, India is having more number of ecological diversity compared to Norway. नॉर्वे भी एक कंट्री है। यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं दो कंट्रीज को, इंडिया और नॉर्वे में, तो इंडिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्वे से। सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? हैबिटेट्स। हैबिटेट मींस माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। ओके, ज्यादा है, इंडिया में ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है कंपेयर टू नॉर्वे। According to IUCN report, what is IUCN? International Union for Conservation of Nature. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। विच बुक? Red Data Book. Red Data Book is published by which organization? IUCN. What is Red Data Book? Red Data Book is having list of all the threatened species of plants and animals. Red Data Book has list of threatened species. Threatened species. अब आप बोलेंगे थ्रेटेंड क्या होता है? ये थ्रेटेंड मतलब द स्पीशीज विच इज हैविंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, स्पीशीज हैविंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज। जिनको ज्यादा थ्रेट है खत्म होने का, थ्रेटेंड स्पीशीज बोलेंगे उनको। रेड डाटा बुक इज हैविंग लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। ओके, IUCN 2004 की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं। 1.5 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाइड। कितने आइडेंटिफाई हुए? 1.5 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाइड सो फार।
सो फॉर अब तक जो है 1.5 मिलियन स्पीशीज रिकॉर्ड हो चुके हैं, नाम आ चुके हैं उनके। एंड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में अर्थ इज हैविंग 7 मिलियन स्पीशीज। वी डिस्कवर्ड हाउ मेनी स्पीशीज? जस्ट 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हुए हैं, लेकिन हो कितने सकते हैं? 7 मिलियन स्पीशीज हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज 7 मिलियन हो सकते हैं। एंड स्पीशीज, ट्रॉपिकल स्पीशीज आर मोर देन टेम्परेट एरियाज। टेम्परेट स्पीशीज, ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज्यादा स्पीशीज होंगे कंपेयर टू टेम्परेट एरिया। से फॉर एग्जांपल अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है। सो इक्वेटर के नजदीक जो जो कंट्रीज आते हैं ना, दे हैव मोर नंबर ऑफ स्पीशीज। ट्रॉपिकल एरियाज आर प्रेजेंट नियरर टू इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ये ट्रॉपिकल एरियाज, बोथ अबव दिस लाइन एंड बिलो दिस लाइन, ट्रॉपिकल में ज्यादा स्पीशीज दिखेंगे आपको कंपेयर टू टेम्परेट एरिया। टेम्परेट, ट्रॉपिकल के ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट मिलेगा, टेम्परेट के ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? पोलर रीजन। पोलर रीजन में बहुत कम स्पीशीज है ऑन बोथ द साइड्स। This polar region and this polar region, they have very less number of species, whereas more species in tropical countries में बहुत ज्यादा species है। नेक्स्ट, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया जो है 2.4% ऑफ लैंड एरिया है। अर्थ का कितने परसेंट इंडिया है? 2.4% लैंड एरिया है इंडिया। और बायोडाइवर्सिटी कितनी है इंडिया से? बायोडाइवर्सिटी अगर हम इंडिया से देख रहे हैं तो कितनी है? 8.1% है। एरिया वाइज अगर हम देख रहे हैं तो इंडिया इज लेस, जस्ट 2.4%। लेकिन डाइवर्सिटी वाइज अगर देख रहे हैं तो इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। 2.4% एरिया से डाइवर्सिटी कितने टाइम ज्यादा है? देखो 4 टाइम्स है ना। 8.1% डाइवर्सिटी है। 45,000 स्पीशीज प्लांट्स के हैं यहां पर, प्लांट स्पीशीज हैं। 90,000 स्पीशीज के एनिमल्स मिल जाएंगे आपको इंडिया में, एनिमल स्पीशीज है। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स, अगर 10 एनिमल्स हैं तो उसमें से 7 आपको क्या मिलेंगे? इंसेक्ट्स मिलेंगे, याद रखो। मतलब अमंग एनिमल्स हाईएस्ट डाइवर्सिटी सीन इन insects. Among animals, highest diversity in insects. And total number of fungi species. Fungi species are more than, total number of fungal species are more than total number of fishes, amphibians, reptiles, और क्या है? मैमल्स। बर्ड्स नहीं है नाम इसमें। मतलब फंगाई अगर हम देख रहे हैं अर्थ के ऊपर कितनी फंगाई है, तो फंगाई, टोटल नंबर ऑफ फंगल स्पीशीज आर मोर देन टोटल नंबर ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमेलियन स्पीशीज। So you can remember fungi is more than FARM. Fungi is more than fishes, amphibian, reptiles, mammals. According to रॉबर्ट मे के हिसाब से
only 22% species discovered. कितने स्पीशीज डिस्कवर करें हम? ओनली 22%. अभी बहुत सारे स्पीशीज डिस्कवर होना है एंड मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड. अभी डिस्कवर होंगे वो बाद में. सो अमंग एनिमल हाईएस्ट डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स. नेक्स्ट पाई चार्ट्स हैं, यहां पर कुछ पाई चार्ट्स भी प्रैक्टिस करना है. जैसे एक पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट में आप देख रहे हैं फिशेस ज्यादा दिख रहे हैं यहां पे. ये बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं. ठीक है, बर्ड्स और थोड़ा ज्यादा ले लो. ये एम्फीबियंस हैं, ये मैमल्स हैं. सो दिस पाई चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? This pie chart is representing the level of biodiversity among vertebrates. अगर हम वर्टिब्रेट्स में देख रहे हैं, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको कहां मिलने वाले हैं? फिशेस में सबसे ज्यादा स्पीशीज मिलने वाले हैं. अमंग वर्टिब्रेट फिशेस आर मोर. सेकेंड हाईएस्ट रैंक बर्ड्स को जाने वाला है, एफ बी. एक्चुअली इसका ऑर्डर कुछ ऐसा है, एफ बी राम, फेसबुक राम, एफ बी राम बोल के याद रख सकते हैं. हाईएस्ट नंबर फिशेस को जा रहा है. इवन ये पाई चार्ट भी ऐसे ही दे सकते हैं आपको एज इट इज, और ये ए बी सी डी कुछ ऐसा लिख के देंगे आपको, ये बी सी डी ई आइडेंटिफाई करो बोल के नाम कर सकना, आइडेंटिफाई करना चाहिए आप वहां पर. नेक्स्ट, अगर हम इन्वर्टिब्रेट के लिए पाई चार्ट बना रहे हैं, इन्वर्टिब्रेट में क्या होता है देखिए, insects are going to be highest number among invertebrates. highest population किसका है? insects का नंबर बहुत ज्यादा है. invertebrates are maximum in number. invertebrate के बाद देखेंगे मलूस्का आने वाले हैं. मलूस्का के बाद क्रस्टेशियंस आने वाले हैं. क्रस्टेशियंस, उसके बाद अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स. ओके, हेलो, दोनों भी लिखना, दोनों भी लिखना है, लिखना है. इन्वर्टिब्रेट्स का लिख दिया आप. इन्वर्टिब्रेट का भी जो है पाई चार्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में. इन्वर्टिब्रेट्स के लिए भी ऐसे ही क्वेश्चन करना है. ठीक है, चलो अब प्लांट्स के लिए वन मोर. इफ यू फाइंड आउट द लेवल ऑफ डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा क्या होगा? फंगाई है, एंजियोस्पर्म है. ठीक है, फंगाई इज मोर देन एंजियोस्पर्म. फंगाई, according to old system of classification, fungi is also considered as plant because they have cell wall. और यहां पर देखिए अलगे भी हैं, लाइकेंस भी हैं, यहां पे मॉसेस भी हैं, फर्न्स, फर्न्स एंड अलाइज बोल के बताया. अलाइज मतलब अदर डिफरेंट प्लांट्स. अलाइज मीन्स अदर डिफरेंट प्लांट. In plants diversity, maximum diversity is seen in fungi. Second highest diversity in angiosperm. Then highest diversity algae में देख रहे हैं next. उसके बाद mosses,
फर्न्स, लाइकेंस, जरा कम दिख रहे हैं आप, लाइकेंस। ये प्लांट की डाइवर्सिटी, ठीक है। अब एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट पाई चार्ट पूछ ले, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, प्लांट्स में हाईएस्ट डाइवर्सिटी, फंगाई में देखना है। नेक्स्ट, हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, हाईएस्ट डाइवर्सिटी कहां पर मिलने वाली है आपको? इंडिया वाइज मत बोलो, पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पर मिलने वाली है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगी। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं, लंग्स ऑफ द प्लैनेट। Amazon rainforest is also known as lungs of the planet. 20% of world oxygen, वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से आ रहा है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट डाइवर्सिटी नोट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर कुछ रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल्स के नाम बताया गया है। रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल्स in last 500 years, 500 years 784 species became extinct. कितने स्पीशीज खत्म हुए? 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जस्ट लाइक डायनासोर, डायनासोर खत्म हो गए, ऐसे ही 784 स्पीशीज खत्म हो चुके हैं। डोडो, डोडो बर्ड है और ये स्पीशीज खत्म हो चुकी है। डोडो कहां से खत्म हो गई? देखिए डोडो का लास्ट मेंबर देखा गया मॉरिशियस से, एंड मॉरिशियस में ये खत्म हो गया। लास्ट मेंबर देखा गया डोडो बर्ड का, एंड इट इज आल्सो बिकेम एक्सटिंक्ट फ्रॉम मॉरिशियस। देन क्वागा, क्वागा बिकेम एक्सटिंक्ट फ्रॉम अफ्रीका। थाइलासीन बोल के एनिमल है, ऑस्ट्रेलिया से खत्म हो गया ये लास्ट मेंबर। स्टीलर सी कौ, स्टीलर सी कौ became extinct from रशिया। लास्ट मेंबर ऑफ स्टीलर सी कौ एक मैमल है। ये पूरे मैमल देखो, ये मैमल, वो एक बर्ड थी, ठीक है। एंड वन मोर, 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली, जवान, कैस्पियन, बाली, जवान, कैस्पियन, they are also became extinct. लास्ट 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, टाइगर के 3 सब स्पीशीज भी खत्म हो चुके हैं इंडिया से, इंडिया से खत्म हो गए। 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर बिकेम एक्सटिंक्ट। ये मैच द फॉलोइंग टाइप में वगैरह क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, नाम याद रखना चाहिए। एंड व्हाट इज द मेजर कॉज फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ दिस रिसेंटली recent animal? The main reason is human activities, anthropogenic, anthropogenic activities। anthropogenic का मतलब है human activities, anthropogenic मतलब because of human activities। What are the causes for extinction? What are the major causes of extinction? बोल तो क्या बोलेंगे? एविल कॉर्टेट,
एविल कॉर्टेट, 4 major causes for biodiversity loss. कॉर्टेट का मतलब क्या होता है? 4 major causes of biodiversity loss. नोट करिए, 4 major causes of biodiversity loss combinedly called एविल कॉर्टेट. और एविल कॉर्टेट में नंबर 1 आ रहा है हैबिटेट लॉस, habitat loss and fragmentation. Habitat loss and fragmentation. Now human nowadays they are very much busy with industrialization, urbanization. सब लोग सिटी में रहना चाहते हैं, and everyone want development, industries, companies. तो इसके लिए क्या हो रहा है? Habitat loss. We have to cut down the forest trees, and wild animals are losing their home. वाइल्ड एनिमल का जो घर होता है, लॉयन का जो घर है, टाइगर, स्नेक्स का, वो सब लॉस, हैबिटेट लॉस. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट once 14%, but now 6%. समझ लो, यही है हैबिटेट लॉस. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्थ के ऊपर कितने थे? अर्थ का 14% पहले फॉरेस्ट था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब कितना हो गया वो? 6%. इट इज ऑल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, एक्सेस डिफॉरेस्टेशन. सो वी वांट लैंड फॉर कल्टीवेशन. हमें चाहिए कल्टीवेशन के लिए एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए. एग्रीकल्चरल लैंड्स बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट कट करना पड़ेगा. इफ यू कट डाउन द फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स आर लूजिंग देयर होम एंड दे बिकम एक्सटिंक्ट. लैंड फॉर कल्टीवेशन. और दूसरा, वी आल्सो वांट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड फॉर rearing of livestock, कैटल्स. कैटल्स को रियर करना है ना, कैटल्स को रियर करना है. शीप, गोट्स, है ना, इन सबको जो है रियरिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्रास चाहिए. अब ग्रास चाहिए बोल तो फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को कट करके ग्रास लैंड्स बनाना पड़ेगा. So that means in this process, animals are losing their natural home and they are becoming extinct day by day. This is called habitat loss and fragmentation. One of the major cause बोल सकते हैं, major cause for biodiversity loss. If a question, what is the major cause of biodiversity loss? क्या बोलेंगे? हाँ, habitat loss and fragmentation. It is called major cause for biodiversity loss बोल सकते हैं. What is the second cause for biodiversity loss? Second cause for biodiversity loss is over exploitation. Over exploitation. क्या होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन? When need become greed, when need becomes greed. जब आपकी जरूरत बदल के जो है ना बिजनेस बन जाता हो. फर्स्ट ह्यूमंस अर्लियर, पहले आज से 100 ईयर पहले जो है ना ह्यूमंस अगर हंटिंग भी करते थे, फॉर व्हाट पर्पस? फूड पर्पस के लिए करते थे. लेकिन आज अगर हम कोई भी काम करते हैं तो कई के लिए करते हैं? बिजनेस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस. पहले फिशिंग करते थे, अब क्या करते हैं? ओवर फिशिंग करते हैं. ठीक है, पहले ओवर फिशिंग, अभी ओवर फिशिंग चल रही है. एवरी फिशरमैन एटलीस्ट ट्राई टू कैच मैक्सिमम एज मच ऑफ फिश एज पॉसिबल. पहले फिशरमैन क्या सोचता था? आज से 100 ईयर पहले, एक दो भी फिश मिल गए तो आज का बस है मेरे लिए, आज का टारगेट फुलफिल हो गया. लेकिन ऐसा नहीं है. आज का फिशरमैन क्या सोचेगा?
जितने भी रिवर में जितने भी फिशेस हैं पूरे चाहिए उसको, पूरा एक्सपोर्ट कर देगा वो दूसरे कंट्री को। समझ गए? तो ये है ओवर फिशिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर हंटिंग। हर चीज ओवर करने से बहुत ज्यादा हो गया, ये ओवर ग्रेजिंग करना, ओवर हंटिंग करना, ये सब क्या है ना, लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। पैसेंजर पीजन, पैसेंजर पीजन बोल के एक बहुत ज्यादा हुआ करते थे बर्ड, आज से 100 ईयर्स पहले पैसेंजर पीजन बोल के बहुत ज्यादा बर्ड्स हुआ करते थे, एवरीवेयर फ्लाइंग, जस्ट स्काई पे देखे तो पैसेंजर पीजन एवरीवेयर। एंड ह्यूमन फॉर देयर एंटरटेनमेंट पर्पस, ह्यूमंस अपने एंटरटेनमेंट को क्या करते गए, हंटिंग करे इसके, सिर्फ चुप बैठे बैठे ऐसा गन चला इधर ऐसा, ओवर हंटिंग। हर टाइम जो है ह्यूमन अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया था। हाँ, पहले भी एंटरटेनमेंट अलग अलग टाइप के थे, एंटरटेनमेंट जैसे कि हंटिंग करना। तो पैसेंजर पिजन को किल करे। स्टीलर सी काउ एक मैमल है, वाटर में हुआ करता था, अब इनके फोटोज रह गए बस, अब कुछ भी नहीं बचा अब। स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, दे ऑल बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ विच प्रोसेस, ओवर, क्या बोलेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज जस्ट लाइक, it is just like killing a bird, killing a bird which is laying golden eggs. Over exploitation is just like killing a bird which lays golden eggs. वो स्टोरी तो सुने होंगे आप, डेली वो बर्ड जो है ना गोल्डन एग देती थी, तो ओनर सोचा क्यों ना मैं इसको एक ही बार कट करके पूरे एग्स निकाल लूं, रिच हो जाऊंगा बोल के सोचा वो। सेम ऐसे ही अब नेचर से सारी चीजें आप कहां से ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं। फ्रॉम वेयर यू टेक फूड, वाटर, सॉइल, रिसोर्सेस, नेचर से ले रहे हैं। तो यू शुड टेक केयर ऑफ नेचर, इन रिटर्न यू शुड टेक केयर। अगर आप नहीं केयर करेंगे तो कोई भी केयर नहीं करेगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है अभी। When need become greed, we call it over exploitation. And next, one more reason for biodiversity loss. Total 4 causes for biodiversity loss. Third one is alien species. Alien species invasion. Alien species. What are alien species? The species which are unintentionally brought from other countries. Unintentionally. ओके, दूसरे कंट्री से आप कोई स्पीशीज मंगाए यहां पर, सपोज यू लाइक सम बर्ड इन फॉरेन कंट्री वेरी मच एंड यू ब्रॉट इट इन इंडिया, सो नाउ इन इंडिया दे बिकम एलियन। क्या बन जाते हैं वो, एलियन स्पीशीज, एंड दे ग्रो वेरी फास्ट एवरीवेयर। व्हाई एलियन स्पीशीज आर सो सक्सेसफुल, व्हाई दे ग्रो फास्ट इन अवर कंट्री? अब आप सिर्फ एलियन स्पीशीज लेकर आ रहे हैं, और हमारे यहां पर जो प्रीडेटर्स हैं दे विल नॉट आइडेंटिफाई दैट एलियन स्पीशीज। समझे? इंडिया में वो बर्ड था ही नहीं, आप लेकर आए, और यहां पर उसके जो प्रीडेटर होते हैं नॉर्मल प्रीडेटर्स, वो प्रीडेटर वो बर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा उसका, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग, and they will inhibit the growth of local species. लोकल स्पीशीज पे इफेक्ट करते हैं। जैसे कोई फॉरेनर आ गया तो क्या करते हैं सारे सब लोग, इंडियन जनरली क्या करते हैं, फॉरेनर को देखते हैं ना सब लोग, सबकी लाइफ इफेक्ट हो जाती है फॉरेनर आ गया तो। सेम ऐसे ही एलियन स्पीशीज अगर लेकर आएंगे आप दूसरे कंट्री से, तो लोकल स्पीशीज को इफेक्ट हो जाएगा उसका, एलियन स्पीशीज बोलेंगे। So why they become so successful alien species? Because they are not having their natural predator. ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो बोलो। पार्थिनियम ग्रास,
इसको कैरोट ग्रास भी बोलते हैं। पार्थिनियम ग्रास जो है एक्सीडेंटली इट एंटर्ड इन इंडिया, एक्सीडेंटली आ गया वो, along with wheat crop। वीट आ रहा था मैक्सिको से इंडिया को, वो वीट के साथ साथ जो है ना ये भी आ गया पार्थिनियम। ठीक है, आ गया तो भी ठीक है, ये ग्रास है, ग्रास का क्या प्रॉब्लम है बोल के सोचे सब लोग। लेकिन हुआ क्या, ये इतना फास्ट ग्रो हुआ, पार्थिनियम पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया फास्ट। क्योंकि हमारे जो काउस बफेलोज गोट्स थे ये प्लांट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, अब तक आइडेंटिफाई नहीं करे। जो काउस बफेलोज होते हैं ना उनके सिर्फ मदर जो बताते हैं ना ये प्लांट खाना है ये नहीं खाना है, बस रीजन नहीं पूछना, बस वही फॉलो करते हो उनके बच्चे। डोंट टच दिस प्लांट बोले तो खत्म। पार्थिनियम, पार्थिनियम को कभी भी टच नहीं करते। पार्थिनियम कैरोट ग्रास हर जगह ग्रो होती है। एंड पार्थिनियम कॉजेस क्रॉप लॉस इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। पूरे फर्टिलाइजर यही ले लेता, वाटर भी यही ले लेता, सबसे बड़ा एनिमी है ये फार्मर का। 50% लॉस हो जाता है फार्मर को बिकॉज ऑफ पार्थिनियम ग्रास। ठीक है, और फार्मर्स ज्यादातर क्या करते रहते हैं अपने खेत में, जो अनवांटेड ग्रास ग्रो होते रहते हैं ना उसको निकालते रहते हैं, वो 24 आवर्स वेट करते रहते हैं। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो रहे हैं निकालो, उसमें पार्थिनियम नंबर 1 है। एंड पार्थिनियम इज एलियन स्पीशीज। सिमिलरली एक और है लेंटाना बोल के प्लांट है, लेंटाना प्लांट इज आल्सो एलियन स्पीशीज। एंड थर्ड वन एलियन स्पीशीज देखो, नाइल पर्च। नाइल पर्च बोल के एक प्रिडेटरी फिश है। नाइल पर्च इज ए प्रिडेटरी फिश। नाइल पर्च इज ए प्रिडेटरी फिश। ठीक है, नाइल पर्च इज ए प्रिडेटरी फिश इन लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका में है ये, ईस्ट अफ्रीका। नाइल पर्च is a predatory fish in Lake Victoria, East Africa, and it is responsible for extinction of 200 cichlid fishes. 200 cichlid fishes species. 200 cichlid fishes species. So when Nile perch was released in African Lake Victoria, it caused the destruction of how many species? 200 species को ये पूरा तरीके से खा ली। नाइल पर्च एक फिश, और ये फिश कितने फिशेस को खा ली? 200 सिक्लिड फिशेस स्पीशीज। आई एम नॉट सेइंग लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च जो है इट हैज ईटन ओनली 200 फिश, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। इट हैज ईटन 200 स्पीशीज कंप्लीटली, खत्म ही हो गए वो स्पीशीज। अब वो बचे भी नहीं स्पीशीज, अब वापस ला भी नहीं सकते, पूरी की पूरी स्पीशीज ही खत्म हो गई वो। सिक्लिड फिशेस आर नोन फॉर देयर अट्रैक्टिव कलर्स, स्मॉलर इन साइज, एक्वेरियम में ज्यादा रखते हैं। सिक्लिड फिशेस पूरी तरीके से खत्म हो गए अफ्रीका में बिकॉज ऑफ नाइल पर्च। इंडिया में ऐसे ही लॉस हुआ, इंडिया में भी। इंडिया में क्या करे, कैटफिश पहले जो है ना अफ्रीका में देखे, अफ्रीका में देखे कैटफिश है ना बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, ग्रोइंग वेरी फास्ट इन अफ्रीका। तो इंडिया के लोग जाके देखे इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो वहां से उठा के 2-3 फिशेस ला लिए, क्लेरियास गैरीपाइनस बोल के, क्लेरियास गैरीपाइनस बोल के अफ्रीकन कैटफिश है। अफ्रीकन कैटफिश इन इंडियन रिवर्स
African catfish in Indian rivers causing high threat to Indian catfishes. इंडियन कैटफिशेस खत्म हो रहे हैं। इसको लेकर तो आए अब दूसरे कंट्री से, अफ्रीकन कैटफिश लेकर आए इंडिया में, चलो इंडिया में भी ग्रो होते हैं फिशेस ज्यादा बोल के लेकर आए। अब इंडिया में आने के बाद क्या हो गया, इंडियन कैटफिशेस को प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज ये अफ्रीकन कैटफिशेस ईटिंग इंडियन कैटफिशेस। सो एलियन स्पीशीज क्या रहते हैं ना, बहुत डेंजरस रहते हैं। एलियन स्पीशीज क्या करते हैं न्यू कल्चर में, न्यू एनवायरनमेंट में आने के बाद, पता नहीं। एलियन स्पीशीज, ठीक है। अब आप जो है आप बीदर में रहते हैं, राइट? आप जो है हायर स्टडीज के लिए आप कहीं बाहर चले गए समझो, कहाँ गए जाएंगे, कहाँ तो भी लंदन वंदन जाके आएंगे, चलो लंदन चले गए समझो हायर स्टडीज के लिए। आप क्या करते हैं वहां पे जाके, आप जैसे यहां पर थे वहां पर भी वैसे रहेंगे क्या आप? यहां पर पूरे रूल्स थे, बाउंडेशन थी, आपकी फैमिली थी, पेरेंट्स थे, एल्डर ब्रदर था, रिलेटिव्स थे, सब पहचानत के थे, तो इतने खराब थे। यहां पर तो कोई भी नहीं है देखने वाला, तो आप यहां जाने के बाद क्या बन जाएंगे, एलियन स्पीशीज। क्या बन जाएंगे यहां पे जाने के बाद, एलियन स्पीशीज बन जाते हैं। वहां के लोकल के लोगों को प्रॉब्लम हो जाना, समझे? एलियन स्पीशीज ऐसा करते हैं। तो एलियन स्पीशीज की पूरी लिस्ट, कंपलसरी क्वेश्चन आने का चांस है। रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल्स पूरे लिखे ना, डोडो, थाइलासीन, क्वागा। कैसे याद रखना, देखो डोडो कैसे याद रखना, डोडो कैसे याद रखना, यम डी बोल के याद रख लेना। यम फॉर मॉरिशियस, डी फॉर डोडो, यम डी बोल के याद रखना। क्वागा अफ्रीका बोल के याद रखना। कैसे याद रखना, क्वेश्चन आंसर। क्वागा क्या है, क्वेश्चन, अफ्रीका क्या है, आंसर, ए फॉर आंसर। थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, थैंक्स ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कुछ कर लेके याद कर लेना चाहिए। और सबसे प्रॉब्लमैटिक, सबसे डेंजरस एलियन स्पीशीज का नाम तो बोलना ही है अभी। मोस्ट प्रॉब्लमैटिक, मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वाटिक वीड, मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वाटिक वीड कौन सा है? आइकॉर्निया, वाटर हयासिंथ बोल रहे हैं इसको, आइकॉर्निया वाटर हयासिंथ मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वाटिक वीड है, मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वाटिक वीड। It is growing faster than our abilities to remove them. It is growing faster than our abilities to remove them. अगर आप इसकी कोशिश करेंगे आइकॉर्निया को रिमूव करने की, तो आइकॉर्निया भी कोशिश करेगा डबल स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ाने की, इसको निकाल नहीं सकते आप। और आइकॉर्निया क्यों लाए थे इंडिया में? अट्रैक्टिव फ्लावर, it was having very attractive flower, violet color flower, that's why it was brought in India. But nowadays it is the most problematic aquatic weed. It is growing all over the river, fresh water पे grow हो जाता है ये, and it causes what, it drains all the dissolved oxygen, it drains all the dissolved oxygen, जितने भी ऑक्सीजन है रिवर में वो सारा अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इट ड्रेन्स ऑल द डिसॉल्व ऑक्सीजन
causing mortality of fishes. Mortality of fishes in large number. Mortality of fishes in large number. Hence, it is called terror of Bengal बोले इसको. Because it was introduced in Bengal first time. It was introduced in Bengal. वहां से स्प्रेड भी हो गया हर जगह. और बंगाल में फिशेस की डेथ हो रही थी बहुत लार्ज नंबर में. पता करिए रीजन क्या है बोल तो आई कार्निया रीजन निकला उसका. वाटर में से सारा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेते हैं. फिशेस सफर फ्रॉम ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, सफोकेशन होते, मर जाते थे. ओके, ये था एलियन स्पीशीज. एलियन स्पीशीज के कितने नाम आ गए देखो जरा. नंबर 1 एलियन स्पीशीज क्या बताया मैं आपको? पार्थिनियम, लैंटाना, नाइल पर्च, क्लेरियास, गैरीपाइनस और आइकॉर्निया. टोटल 5 एग्जांपल्स हैं एलियन स्पीशीज. फोर्थ कॉज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस. 4 कॉजेस थे बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. सेकेंड वन ओवर एक्सप्लॉयटेशन. थर्ड वन एलियन स्पीशीज इन्वेजन. फोर्थ वन को एक्सटिंक्शन. को एक्सटिंक्शन क्या है? को एक्सटिंक्शन when a host fish extinct, when a host fish extinct, then its associated parasites, then its associated parasite also becomes extinct. जब कभी होस्ट एक्सटिंक्ट होता है तो उसके पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाता है. होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया तो कौन एक्सटिंक्ट हो जाता है? पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाता है. होस्ट एक्सटिंक्ट, पैरासाइट आल्सो एक्सटिंक्ट. तो इसको बोलते हैं हम को एक्सटिंक्शन. जैसा बोले क्यों फेल हो गए भाई तुम बोल के पूछे तो रीजन क्या है? मेरा दोस्त भी फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया. तो वो डिपेंड था ना दोस्त के ऊपर. ऐसे ही हो गया. तो वो पैरासाइट क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? क्योंकि होस्ट फिश भी एक्सटिंक्ट हो गए ना. होस्ट के ऊपर था डिपेंड. ये होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया, पैरासाइट आल्सो एक्सटिंक्ट. सो इट इज आल्सो एलियन स्पीशीज इन्वेजन. टोटल हाउ मेनी कॉजेस हो गए? ये 4 कॉजेस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस. नाउ नेक्स्ट वन after this, biodiversity utility. बायोडाइवर्सिटी यूटिलिटी. अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो आप बोलेंगे तो लॉस हो रहा है तो ठीक है, लॉस होने दे. हम क्या करेंगे इसमें? तो वी शुड हैव सम बेनिफिट, राइट? डायरेक्ट बेनिफिट रहा तो ये आप प्रोटेक्ट करेंगे ना कोई चीज को. अनइंटेंशनली तो प्रोटेक्शन आप देंगे नहीं किसको भी. ह्यूमन सेल्फिश हैं. दे गिव प्रोटेक्शन ओनली व्हेन इफ दे गेट बेनिफिट. और यहां पर बायोडाइवर्सिटी यूटिलिटी है, नैरो यूटिलिटी है. नैरो यूटिलिटी, ब्रॉड यूटिलिटी. 3 टाइप के बेनिफिट हैं आपको बायोडाइवर्सिटी से. और थर्ड वन इथिकल यूटिलिटी. इथिकल यूटिलिटी बोले 3 types of benefits from biodiversity: narrow utility, broad utility, narrow utility. ये सारे utilities हैं. If you ask a question, what are the uses of biodiversity to a common person, to a scientist or a poet, and to a religious person? 3 लोगों को बुलाएंगे हम. एक कॉमन मैन, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम नॉर्मल है, और एक साइंटिस्ट है, और एक रिलीजियस पर्सन है. तीनों को बुलाए, पूछे व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी यूटिलिटी.
तो कॉमन मैन सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है। कॉमन मैन क्या सोचता है, उसको क्या मिल रहा है, ठीक है। और कॉमन मैन बोलेगा फूड मिल रहा है बायोडाइवर्सिटी से, है ना। सारे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स कहां से आ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से। फूड मिल रहा है, वुड मिल रहा है, मेडिसिन मिल रहा है, डाइज मिल रहे हैं, परफ्यूम मिल रहा है। ये सारे क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी के नैरो यूटिलिटी, डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट है ये। इवन नैरो यूटिलिटी में बायो प्रोस्पेक्टिंग भी आते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनटच है ये, नीट में अब तक क्वेश्चन नहीं आया ये। बायो प्रोस्पेक्टिंग अब तक नहीं आया, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। व्हाट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग, नोट करो। बायो प्रोस्पेक्टिंग, exploring molecular genetic species, exploring molecular comma genetic comma species level diversity comma species level diversity, species level diversity for human benefits, for human benefits। ह्यूमन हमेशा दूसरों को यूज करते आया है, राइट। पहले हॉर्स को यूज किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इवन हॉर्स के अंदर के ब्लड में के कुछ मॉलिक्यूल हैं तो वो भी निकाल लिया, मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिया। नहीं, बाद में पता चल रहा है अब रिसेंटली उसके अंदर जो जीन्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जीन्स भी निकाल ले रहे हैं, डीएनए भी निकाल ले रहे हैं। तो मतलब ह्यूमन जो है हर लेवल पे यूज करा उसको, स्पीशीज लेवल पे यूज किया, जेनेटिक लेवल पे यूज किया, मॉलिक्यूलर लेवल भी यूज कर रहा है। एक्सप्लोरिंग स्पीशीज लेवल, genetic level and molecular level, human since from origin they started using other animals, cattle यूज कर रहे हैं, शिप यूज कर रहे हैं, पहले शिप के ऊल यूज कर लिए, उसका फिर मीट यूज कर लिए, फिर उसके ब्लड में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो भी निकाल लिए, उसके डीएनए में जो इंपॉर्टेंट जीन है वो भी निकाल लिए। ऐसा लग रहा है कि सब चीज ह्यूमंस के लिए ही है, राइट। तो ये बायो प्रोस्पेक्टिंग है, सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, ये नैरो यूटिलिटी है। अब यही क्वेश्चन हम बायोडाइवर्सिटी यूटिलिटी हम जो है एक साइंटिस्ट या पोएट को पूछेंगे, तो साइंटिस्ट क्या बोलेगा, देखो फॉरेस्ट गिव ऑक्सीजन बोलेगा, है ना, फॉरेस्ट गिव्स ऑक्सीजन। कॉमन मैन ऑक्सीजन के बारे में नहीं सोचता, साइंटिस्ट बोलेगा फॉरेस्ट गिव्स ऑक्सीजन। हनीबीज परफॉर्म पॉलिनेशन, ये कॉमन मैन कहां सोचता है भाई, हनीबीज परफॉर्म पॉलिनेशन नहीं सोचता है। बुलबुल बर्ड सिंगिंग, एस्थेटिक प्लेजर्स, ये दोनों भी प्लेजर कौन लेंगे, बुलबुल बर्ड सिंगिंग, हु विल टेक द प्लेजर, पोएट, पोएटिक माइंड, जो पोएटिक माइंड है उनको अच्छा लगेगा ये, जो पोएटिक माइंड है वो बोलेंगे, उसके ऊपर एक पोएमिस लिख देते हो बैठे बैठे, ठीक है, तो इतना एंजॉय करते हैं वो, ठीक। तो ये ब्रॉड यूटिलिटी है, डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं है, सोचेंगे तो बेनिफिट है, तो ब्रॉड यूटिलिटी है। अब बारी है लास्ट पर्सन, रिलीजियस पर्सन को पूछ रहे हैं हम, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी यूटिलिटी। तो यू रिलीजियस पर्सन वेरी सिंपली ही विल आंसर, every species is having a right to survive on planet earth whether useful
or harmful. Snakes are also having right to survive. Humans are also having right to survive. Humans को जितना रहने का यहाँ पे अधिकार है, जो भी उनके राइट्स हैं, स्नेक्स के पास भी उतने ही राइट्स हैं. तो ये एथिकल यूटिलिटी है. एवरी स्पीशीज हैविंग इक्वल राइट्स, हैविंग इक्वल राइट्स. एक कॉमन मैन थोड़ी सोचता है. कॉमन मैन नेवर थिंक्स लाइक दैट. एवरी स्पीशीज हैविंग इक्वल राइट्स कैसा बोलता है? कॉमन मैन स्नेक दिखते ही मार देगा, है ना. लेकिन रिलीजियस पर्सन बोल रहा है वी शुड नॉट किल एनी एनिमल विदाउट एनी पर्पस. पर्पस नहीं है फिर भी आप मार देते हैं. पर्पस रहना चाहिए वहां पर. पर्पस अगर नहीं है तो दैट मीन्स यू हैव किल्ड वन स्पीशीज. ओके, तो ये आपको मालूम हो गया कि बायोडाइवर्सिटी से आपको यूजेस तो हैं, तो वी शुड गिव प्रोटेक्शन टू द बायोडाइवर्सिटी. तो आप बोलेंगे इमीडिएटली हाउ टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी. करेक्ट. अब माइंड में आना चाहिए ना बायोडाइवर्सिटी को कैसा प्रोटेक्ट करना है. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैन बी डन बाय टू मेथड्स. टू मेथड से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर सकते हैं आप. एक है इन सीटू कंजर्वेशन, एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू मतलब conservation of plants or animal species in their natural home. करेक्ट. यहां पर भी दो टाइप के लोग हैं, दो टाइप के मेंटालिटी है. सो इफ यू डिस्कस हाउ टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, if we ask some people how to protect biodiversity, they will say we have to give complete area protection. है ना. कहीं पे अगर लॉयन रहता है तो कंप्लीट एरिया को प्रोटेक्शन दे देंगे. फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड. all the flora fauna entire area should be given protection. थोड़े लोग ऐसे भी ऐसा सोचेंगे. थोड़े लोग क्या सोचेंगे, नहीं वो लॉयन को पकड़ के लाएंगे, पहले लाकर है ना जोलॉजिकल पार्क में रखेंगे, फिर जोलॉजिकल पार्क का टिकट भी लगाएंगे, है ना. इसमें दोनों भी हो जाएगा, उसका प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, एजुकेशन भी हो जाएगा. लोग देखेंगे भी लॉयन को. सो एक्सी2 है आउटसाइड देयर नेचुरल होम. एक्सी2 क्वेश्चन कई बार देखे गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सीटू नॉट इन सीटू. कई बार क्वेश्चन आ गए, इसमें भी लिस्ट आता है. इन सीटू में सबसे पहले हॉट स्पॉट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, sanctuaries, sacred groves, they are coming under in situ conservation. in situ में आ रहा है. India is having biosphere reserve 14. biosphere reserve इंडिया में 14 है. नेशनल हॉट स्पॉट इंडिया में कितने हैं? टोटल हॉट स्पॉट और 34, इंडिया में 3 हैं. इंडिया में कितने? 3. टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं? 34. अभी बायोस्फीयर का नंबर तो नहीं है पूरे वर्ल्ड में कितने हैं हॉट स्पॉट. बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं नहीं मालूम. नेशनल पार्क का नंबर भी बहुत बड़ा होगा, इसलिए सिर्फ इंडिया के नंबर लिख रहा हूं मैं. ये नंबर 34 टोटल, इंडिया में 3, बाकी के सारे नंबर किसके दिए हुए हैं? इंडिया के नंबर दिए हुए हैं. बायोस्फीयर रिजर्व 14, नेशनल पार्क 90, सैंक्चुरीज 448 और सैक्रेड ग्रूव्स का नंबर ही नहीं है, क्योंकि बहुत अनगिनत हैं समझो. जिस बहुत ज्यादा हैं बोले तो नहीं है, उनका नंबर ही नहीं है सैक्रेड ग्रूव्स. अब इसमें लीगली प्रोटेक्टेड एरिया बोलो कौन से हैं? लीगली प्रोटेक्टेड एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, लीगली प्रोटेक्टेड एरिया. लीगल
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। पहले तो जाने नहीं देंगे वहां पे, जाने के लिए परमिशन रहना आपके पास, रीजन रहना, समझे। अगर जाके कोई एनिमल को अगर किल कर दिए तो फिर उधर ही जिंदगी भर के लिए जेल में अंदर ही छोड़, जस्ट एक एनिमल को किल कर दिए तो पकड़े गए तो। फिर एक्सी2 कंजर्वेशन में देखो, एक्सी2 कंजर्वेशन मतलब आउटसाइड द नेचुरल होम, जू है, सफारी है, और टिश्यू कल्चर है, बोटानिकल गार्डन है, सीड बैंक है। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सी2। सीड बैंक है, आईवीएफ है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन आल्सो कम अंडर एक्सी2 कंजर्वेशन। पूरी लिस्ट आपके पास रहना चाहिए। सो वन डिफरेंस आई विल टेल यू, जू और सफारी में क्या डिफरेंस है। जू मीन्स एनिमल्स आर केप्ट इन एनक्लोजर्स। एनिमल का है, एनिमल्स इन एनक्लोजर्स, मतलब एनिमल केजेस में, पिंजरे के अंदर हैं, प्रोटेक्टेड। सफारी में कहा है एनिमल्स, ओपन है, एनिमल्स ओपन है, ह्यूमंस केजेस में है, वही है ना, ह्यूमंस एनक्लोजर्स में है। ये डिफरेंस है। देखो, जो लोग ज्यादा एडवेंचर चाहते हैं, है ना, कुछ तो करना है एडवेंचर, तो वो जा सकते हैं सफारी में। पूरे लॉयन टाइगर सब ओपन रहते हैं, देखो, समझे, जाके बाहर निकलना बस। तो ये एक्सी2 कंजर्वेशन में आ रहा है। अब हॉट स्पॉट किसको बोलेंगे। हॉट स्पॉट मींस 3 कैरेक्टर ना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। हॉट स्पॉट के कितने कैरेक्टर हैं, 3। Which areas can be called as hot spot? If any area is having number 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज रहना वहां पर, क्या रहना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज। लिखो हॉट स्पॉट्स, कैरेक्टर्स, नंबर 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर 1। सेकेंड वन लिखो, हाई डिग्री, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म बहुत ज्यादा रहना, यहां लिख देता हूं। एंडेमिज्म का मतलब है स्पीशीज फाउंड ओनली इन दैट एरिया, नॉट एनीवेयर एल्स, कहीं पर भी नहीं है फिर पूरे अर्थ के ऊपर, एंडेमिज्म बोले उसको। व्हाट इज एंडेमिज्म? स्पीशीज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर एरिया, नॉट एनीवेयर एल्स। वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स के पास एक मंकी है, लॉयन टेल्ड मंकी बोल के। वो लॉयन टेल्ड मंकी जो ग्रुप है वहां पे सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में है, फिर आप पूरे दुनिया में ढूंढे तो कहां पे भी नहीं है। इसको बोलते हैं एंडेमिज्म, एक पर्टिकुलर एरिया में रहना, एंडेमिज्म। थर्ड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर क्या है हॉट स्पॉट का? हाई थ्रेट, हाई थ्रेट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा दो, क्या भी लगा दो, इतना ज्यादा रिसोर्सेस है, सबको मालूम हो गया, क्या बोलते हैं, स्पीशीज इतने ज्यादा हैं, तो ह्यूमन क्या करेगा, जरा सिक्योरिटी वहां पे लूज करते ही जाना, हंटिंग करना, किल करना एनिमल्स को, ये चलेगा ना, हाई थ्रेट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स
लीगली प्रोटेक्शन है, सब है, सिक्योरिटी है, फिर भी क्या रहेगा, डर बहुत ज्यादा रहेगा, जर्रा लूज होते ही अटैक। ठीक है, ये है देखिए हॉट स्पॉट। अब उसके बाद जो है इंडिया में कितने हॉट स्पॉट बोला मैं आपको, 3 हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से इंडिया के 3 हॉट स्पॉट? वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स नंबर 1, हिमालय नंबर 2, एंड नंबर 3 इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। 3 हॉट स्पॉट है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क अगर आप जाएंगे, उसका मैप कुछ ऐसा रहता। बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं। एक एरिया क्या है, कोर जोन, दूसरा एरिया है बफर जोन, तीसरा एरिया है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन। If we go to biosphere reserve, 3 types of areas we can see. One is core zone, सेंटर में core zone, उसके ऊपर बफर जोन, उसके ऊपर क्या रहेगा, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन ज्यादा पसंद आ गया तो यहां पे रह भी सकते हैं आप, घर बना के रह सकते हैं इधर। ह्यूमन सेटलमेंट इज अलाउड इन विच जोन, ट्रांजिशन जोन में रह भी सकते हैं। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व में 3 टाइप के एरिया है। कंप्लीट एरिया विल बी प्रोटेक्टेड, लीगल प्रोटेक्शन बोला ना मैं, लीगल प्रोटेक्शन। कोर जोन में लिख देना आप जीरो ह्यूमन एक्टिविटी, जीरो ह्यूमन एक्टिविटी। कोर जोन में लिख देना जीरो ह्यूमन एक्टिविटी, किसको भी नहीं आने देते उधर कोर जोन में, कोई भी नहीं जा सकता उधर। कोई भी जाएगा तो डिस्टरबेंस ही करेगा ना, तो इसलिए किसको भी नहीं जाना है इधर, जीरो ह्यूमन एक्टिविटी। बफर जोन, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी, लिमिटेड, एजुकेशनल, रिसर्च, एजुकेशन या रिसर्च पर्पस के लिए जा सकते हैं। ट्रांजिशन जोन में तो बोला ना मैं, रह सकते हैं। और अब आप बोलेंगे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है? बायोस्फीयर रिजर्व में ट्रांजिशन जोन है, नेशनल पार्क में नहीं है ट्रांजिशन जोन। ह्यूमन सेटलमेंट नॉट अलाउड इन, नेशनल पार्क में नहीं रहने देते। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर आप बोलेंगे सैंक्चुरीज क्या है? सैंक्चुरीज आर ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, sanctuaries only for animals, and sanctuaries can have private ownership also। sanctuaries को प्राइवेट ओनरशिप भी होती है। नेशनल पार्क को कोई किसी के पास भी प्राइवेट नहीं रहता, नेशनल पार्क गवर्नमेंट के अंडर में होता है, बट sanctuaries कैन हैव प्राइवेट ओनरशिप। अब थोड़े लोग हैं ना, दे आर वेरी वेरी affectionate and they love crocodiles और snakes, तो वो लोग क्या करते हैं ना, सैंक्चुरी ओपन करते हैं, सैंक्चुरी ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स को लाना, प्रोटेक्शन करना, उनको फूड देना, उनकी ब्रीडिंग कराना, उनका इंटरेस्ट रहता है। वो थोड़े लोग रहते हैं ऐसे, बस उनकी लाइफ वही से रहती है, वो सैंक्चुरीज ओपन करते हैं। ठीक है, और सैक्रेड ग्रूव्स क्या है बोला मैं, सैक्रेड ग्रूव्स का नंबर भी नहीं लिखा मैं। सैक्रेड ग्रूव्स मीन द एरियाज विच आर डेडिकेटेड टू लोकल गॉड्स, लिख दीजिए, एरियाज डेडिकेटेड टू लोकल गॉड्स। सैंक्चुरी में क्या लिखे, 2 पॉइंट लिखना सैंक्चुरी में। एक, ओनली एनिमल्स प्रोटेक्टेड,
प्राइवेट ओनरशिप अलाउड। और दूसरा जो है सैक्रेड ग्रोव्स, मतलब एरियाज डेडिकेटेड टू लोकल गॉड्स। ऐसा एक फॉरेस्ट रहता, वो फॉरेस्ट में गॉड है, बल्कि वो एरिया को पूरा प्रोटेक्शन कर देते हैं। ऐसे कई प्लेसेस हैं इंडिया में, उसका नंबर भी नहीं है समझो, तो इसलिए इसको नंबर नहीं है। तो बहुत फेमस अगर मैं बता रहा हूं आपको सैक्रेड ग्रोव्स, काशी एंड जंशिया हिल्स, काशी एंड जंशिया हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय में आता है, देखिए काशी एंड जंशिया हिल्स। अब ये पूरा का पूरा एरिया जो है प्रोटेक्शन मिल जाता है, वहां पे गॉड है नहीं है कुछ भी पता नहीं, लेकिन गॉड के नाम पे जो एरिया को प्रोटेक्शन दिए ना, वो लाजवाब है। वहां पे गॉड हैं बोल के पूरे ऐसा लोग जो है ना डिसिप्लिन में जाते हैं, समझे, कुछ भी वहां पे डिस्टरबेंस नहीं करते। दे डोंट कट एनी ट्री, एनिमल्स किसी को मारते नहीं क्या नहीं, सो एरिया को पूरा प्रोटेक्शन मिल जाता है। काशी एंड जंशिया हिल्स मेघालय। बहुत ही फेमस है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स राजस्थान में आता है ये, राजस्थान में। चंदा एंड बस्तर एरियाज, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है चंदा एंड बस्तर एरियाज। तो ये क्या है, कुछ फेमस सैक्रेड ग्रूव्स हैं। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे हम कल की क्लास में, बायोस्फीयर दिस कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर और एनवायरमेंटल इश्यूज टुमारो विल स्टार्ट। थैंक यू।